ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य एशिया में गल्फ में एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती हुई दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि आज सुबह सुबह अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया है। यह पहला मौका है जब इजराइल ने अपने ईरान के साथ तनातनी के बावजूद ईरान पर हमला करने की कोशिश की या ऐसा किया गया है। इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाने की बात कही गई और कई क्रूज मिसाइल्स भी दागे गए। ये तमाम खबरें अमेरिकी मीडिया के अधिकार से थीं और इजराइल ने इस पूरे मामले की जानकारी, इस हमले की जानकारी पहले से ही अमेरिका के साथ साझा कर रखी थी। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कहा कि अभी तक उसके देश पर ऐसा कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी को चिंता इस बात की थी कि इजराइल के हमले से कहीं ईरान के परमाणु षड्यंत्रों पर तो असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान ने इजरायली ड्रोन के हमले की पुष्टि जरूर की और इस बात को स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी ईरान के परमाणु संयंत्र पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। इजराइल ने पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया कि उसने ईरान पर हमला किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उससे स्पष्ट था कि हमले काफी तेज हुए थे। धमाकों की आवाज सुनाई दी, रोशनी आसमान में दिखाई दी और ईरान के डिफेंस सिस्टम्स काफी एक्टिव थे, जिसकी वजह से इन ड्रोन्स को, जो कि इजराइल के द्वारा भेजे गए थे, उन्हें मार भी गिराया गया था। अब इस पूरे मामले पर हमें समझना यह है कि आखिरकार हुआ क्या है। ईरान पर क्यों हमला किया इजराइल? 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 300 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था ड्रोन्स के जरिए। इजराइल ने इनमें से 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया था उसके आयरन ड्रोन सिस्टम्स के आधार पर। और ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि इजराइल ने इसके बारे में पूरी जानकारी साझा की और अमेरिका ने इसके तमाम वीडियोस भी जारी किए थे कि कैसे ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि ये मिसाइल बहुत घातक किस्म के नहीं थे और ड्रोन के हमले बहुत बड़े नहीं थे, जिसकी वजह से इस हमले को निष्क्रिय किया जा सका। इसके बाद से बस इस बात का इंतजार हो रहा था कि ईरान पर कब इजराइल हमला करता हुआ दिखाई दे। और यह हमला आखिरकार ईरान ने इजराइल पर क्यों किया था, यह भी आपके लिए समझना आवश्यक है। 15 दिनों पहले सीरिया में ईरान के काउंसलेट पर एक हमला हुआ था, जिसमें ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने ली थी और इसके बाद से ईरान और इजराइल के संबंध पहले के मुकाबले, जो कि पहले से ही खराब चल रहे थे, और ज्यादा खराब हुए। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस बात की सौगंध खाई थी कि वो जल्द से जल्द इजराइल को एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसके लिए इजराइल सदियों तक उसे याद रखेगा। पश्चिमी एशिया में ये जो पूरे हालात हैं, इसका असर दुनिया भर पर है। आप देख रहे हैं तमाम दुनिया के बाजार आज लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की कई बैठकें हो चुकी हैं और बीते 6 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे पश्चिमी एशिया में, पूरे अरब उपमहाद्वीप में चीजें हाथ से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बीते 6 महीने से स्थिति ऐसी ही है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास, जो कि फिलिस्तीनी समूह का एक आतंकी संगठन है, एक फ्रंट है, उसने इजराइल में घुसकर हमला किया और 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बहुत मौत के घाट उतार दिया, बहुत ही बर्बरता के साथ। इसके बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी की, हमले किए। इसका विरोध फिलिस्तीन के भीतर भी हुआ और उसके साथ साथ दुनिया भर में भी, लेकिन इजराइल रुका नहीं। इजराइल की जनता ने भी इस हमले को बहुत ही संजीदगी से लिया, क्योंकि इजराइल में इस बात को लेकर भावुकता हमेशा से रही है कि इजरायली नागरिक अगर कहीं भी मारा जाए तो उसका बदला लिया जाना चाहिए। और इजराइल ने इसको अपनी एक राष्ट्र नीति के तौर पर स्थापित भी कर रखी है। 1200 इजरायली नागरिकों की मृत्यु ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया। अभी भी तकरीबन 200 से 250 इजरायली नागरिक
हमास के पास बंधक के तौर पर हैं, जिन्हें रिहा कराने की कोशिशें दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन अभी तक इसका समाधान निकाला नहीं जा सका है। इस आधार पर गाजा पट्टी पर जो लगातार हमले होते रहे हैं, उसने तनाव को कहीं ज्यादा बढ़ाया। अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बहाल रखने के लिए तनाव को कम करने की पुरजोर कोशिश करनी पड़ी, लेकिन अमेरिका ने यह समझा सही अपने राष्ट्रहित को देखते हुए कि वो इजराइल के साथ ही इस पूरे युद्ध में खड़ा रहेगा। और जिस तरह की अमानवीय हरकत इजराइल के साथ की गई थी हमास के द्वारा, उसमें पूरी दुनिया का खून खौल चुका था और हर कोई इजराइल के साथ अपनी संवेदना प्रकट भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन समर्थकों और गाजा पट्टी पर जो आतंकी हमले शुरू किए, मैं सैन्य कार्रवाई को आतंकी हमले इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि ये सैन्य कार्रवाई से कहीं आगे थे। जब आप निर्दोष बच्चों को मार गिराएं, जब आप निरीह प्राणी पर वार करने लगे, जब आप असहाय जनता को भूखे मारने लगे, तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लगते हैं। और इजराइल के ऊपर यही सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कसम खा रखी है कि जब तक वो गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, हमास को अस्तित्व से खत्म नहीं कर देंगे और फिलिस्तीन के पूरे मूवमेंट को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इस हमले को रोकेंगे नहीं। इसके आधार पर समस्याएं लगातार बढ़ती रही हैं। सुलझाव की तमाम कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय जगत की अभी तक फेल होती रही हैं और तब ईरान, जो कि अपरोक्ष तरीके से हमास को अपना समर्थन देता रहा है और उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी अपना समर्थन दे रखा है, जो इजराइल पर आतंकी हमले करता रहा है। इसके साथ साथ हम यमन की देखें बात, जहां पर हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिला है, जिसे हम आयरन डिफेंस कहते हैं ईरान का। इन तमाम आतंकी संगठनों के समूह के साथ ईरान ने इजराइल पर दबाव बनाना शुरू किया और फिर रेड सी क्राइसिस हम सबों ने देखा, जिसकी वजह से हूती विद्रोहियों ने वहां से जो समुद्री जहाज हैं उन पर आतंकी हमले शुरू किए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ, जिसका असर भारत जैसे देश पर भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। भारत के सुरक्षा बलों ने भी ऐसे कई जहाजों को रिहा कराया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ गई थी और वहां पर जो नाविक थे उनकी जान भारतीय नौसेना ने भी बचाई। लेकिन स्थिति अभी भी सुलझ नहीं रही है। सुलझने के बजाय लगातार उलझती चली जा रही है, क्योंकि इसमें अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर चल रहा है और इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि मध्य एशिया का यह पूरा क्राइसिस क्या है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से सभी देशों के खेमों के जो राष्ट्रहित हैं या नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इजराइल ने हमास के आतंकी हमले का विरोध किया। इस विरोध को लेकर गाजा पट्टी पर हमले शुरू हुए, जिसके समर्थन में अमेरिका खुलकर सामने था, संयुक्त राष्ट्र भी खुलकर सामने था और उसके साथ साथ तमाम पश्चिमी देश, यहां तक कि भारत ने भी इजराइल के समर्थन में मुखर अपनी बातें सामने रखी। लेकिन इसके साथ साथ हमास को समर्थन कौन दे रहा था? हमास को समर्थन, हमास, हिजबुल्लाह या हूती विद्रोही, इन सभियों को समर्थन ईरान दे रहा था। इजराइल और ईरान के बीच में 1970 के बाद से लगातार युद्ध जैसी स्थिति है, जहां इजराइल यह कहता रहा है कि ईरान आतंकवादियों के जरिए इजराइल पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। ईरान को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है और ईरान अपने मंसूबे में आगे इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि पूरे अरब पेनिनसुला में इजराइल को पहले बायकॉट किया गया था। सभी अरब देशों ने इजराइल से किनारा किया था। यहूदियों के खिलाफ उनका बड़ा अभियान था और इजराइल ने इजिप्ट और तमाम देशों पर 6 डे वॉर में जो फतेह हासिल की थी, उसे अरब नेशंस कभी स्वीकार नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे अमेरिका के संबंध सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके साथ साथ तमाम अरब देशों के साथ बेहतर होते गए, इन सभी देशों ने इजराइल के साथ अपनी दुश्मनी को किनारे करके इजराइल के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में पूरे अरब समूह और मुसलमान समाज के अगवा के तौर पर ईरान ने अपने आप को स्थापित करने के लिए इजराइल के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की, जिसमें हमास के जरिए इजरायली नागरिकों पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मार गिराए गए। इस आधार पर जब आप इस पूरे बेस को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ईरान ने क्यों
हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर ये हमले कराए। इस हमले का सिर्फ एक बड़ा मकसद ये था कि पूरे अरब पेनिनसुला में अगर मुसलमानों के नेतृत्व को इस सऊदी अरेबिया के हाथ से छीनकर ईरान अपने हाथ में ले ले और वो डोमिनेंट इस्लामिक नेशन के तौर पर सामने आए। ईरान ने अपने संबंध इसी के रास्ते पाकिस्तान से भी बेहतर करने की कोशिश की थी और पूरे इस्लामिक दुनिया में अपने आप को एकत्रित कर प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसमें टर्की का भी सक्रिय समर्थन ईरान को मिल रहा था। हालांकि इन तमाम देशों के बीच आपस में परस्पर विरोध है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और पूरे अरब में सुन्नी बहुल देश है और शिया सुन्नी की इस लड़ाई में ईरान हमेशा पीछे रहा है। लेकिन चूंकि ईरान और इराक, जो कि शिया बहुल देश थे, आपस में लड़ते हुए इराक अब लगभग बुरी स्थिति में आ चुका है और कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा, तो एक इस्लामिक देश के तौर पर ईरान ने अपनी लीड लेने की कोशिश की सऊदी अरबिया के मुकाबले, जो कि इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर करने जा रहा था। दरअसल इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि होने जा रही थी, जिसके आधार पर पूरे अरब क्राइसिस को और पूरे अरब में इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती और ठीक एन वक्त पर ईरान ने हमास के जरिए हमले को जो अंजाम दिया 6 महीने पहले, उससे अरब वर्ल्ड और इजराइल के संबंध एक बार फिर पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब आ जाते हैं बीते 6 महीने में क्या हाल हुआ है। अमेरिका, पूरा यूरोप और उसके साथ साथ कई ऐसे देश जैसे कि भारत इजराइल के समर्थन में थे जब हमास ने इजराइल में हमला किया और इजरायली नागरिकों को मारा। अमेरिका की मजबूरी यह है कि अमेरिका में यहूदियों की एक बहुत बड़ी आबादी है और यहूदी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर इसका कोई पुख्ता आकलन तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 45% के आसपास अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज यहूदियों के हैं। ऐसे में अमेरिका चाह कर भी अमेरिका इजराइल से अपने आप को अलग नहीं कर सकता और समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है। यह अमेरिका का राष्ट्रहित है, उसकी खुद की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इजराइल की लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस, चाइना और उत्तर कोरिया खड़ा है, जिसमें रूस को ईरान के जरिए ड्रोन्स मिलते हैं, जिसका बड़ा इस्तेमाल रूस अभी अपने यूक्रेन के युद्ध में कर रहा है। चाइना से रॉ मटेरियल मिलता है, ईरान से नेचुरल गैस और उसके साथ साथ तेल चाइना बड़े पैमाने पर खरीद रहा है और उत्तर कोरिया जो हथियार बनाता है, जो मिसाइल्स बनाता है, उसका खरीदार ईरान है। यानी आप देखिए सामरिक जो स्थिति है, इस वजह से ईरान के समर्थन में ये 3 देश हैं, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया। इसका विरोध अमेरिका और पूरा पश्चिमी मुल्क एक साथ करता जा रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश, जो कि अपने आप को इन 2 खेमों के बीच में बांटने के बजाय अपनी खुद की राष्ट्र नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार ने सबसे उचित यह समझा कि दोनों पक्षों के बीच से खुद अपने आप को वो अलग रखें, जो सही है उसका समर्थन किया जाए। भारत सरकार की नीति फिलिस्तीनियों के बारे में समर्थन करने के बारे में हमेशा से रही है। मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और इजराइल के साथ भी अपनी सहानुभूति जारी रखी जब इजराइल पर आतंकी हमले हुए। भारत सरकार ने हमेशा यह कोशिश की कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो, जिसके जरिए फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो और ईरान और इजराइल के बीच में संबंध खराब न हो। ईरान से भारत तेल और इसके साथ साथ कई अन्य चीज, पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम ईरान से रुपी टर्म्स में, पैसे रुपए के टर्म्स में हम तेल खरीदते हैं, हम डॉलर टर्म्स में तेल नहीं खरीदते, जो हमारे लिए काफी फायदे का सौदा है। इसके साथ साथ भारत रूस के साथ भी अपने अच्छे संबंधों की वजह से ईरान के साथ और ईरान के सामरिक स्थिति को देखते हुए वहां पर चाबहार पोर्ट में भारत ने निवेश भी किया है। इसलिए ईरान के साथ भी अपने संबंध को अच्छे रखने के साथ साथ इजराइल, जो कि भारत के लिए मिलिट्री सप्लाईज का सबसे बड़ा सेंटर है, हमने 1999 में करगिल युद्ध में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स मिराज 2000 से गिरते हुए देखे थे पाकिस्तान के आतंकवादियों और घुसपैठियों पर, वो इजराइल के दिए हुए थे। उसके बाद तमाम ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास भारत में इजराइल की मदद से हुआ है। तो इस आधार पर
भारत ने दोनों पक्षों के साथ अपने राष्ट्रहित को देखते हुए संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। लेकिन अब जो ताजा हालात हैं, जिसमें ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध जैसी स्थिति सामने आ चुकी है, इजरायल पर ईरान ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने ईरान पर हमला किया, इससे भारत पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, खास करके हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जो रेड सी रूट है उसी के जरिए हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट आता है और इस रूट पर अभी हूती विद्रोही बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट के रास्ते पर काफी असर पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, महंगाई भारत में बढ़ेगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह भारत के हक में है कि भारत जल्द से जल्द इजरायल और ईरान के बीच में संबंधों को बेहतर करता हुआ देखे। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी आर्थिक तरक्की के लिए कि हम अपने इंपोर्ट कॉस्ट को कम करें। अगर ये युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रहेगी तो इंपोर्ट कॉस्ट कम नहीं हो सकते। इसके साथ साथ हमें इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि जो अभी स्थिति अरब पेनिनसुला में है, ये आगे चलकर विश्व युद्ध का आकार ले ले और ऐसी सूरत में भारत जैसे देश के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है और अगर विश्व युद्ध तीसरा शुरू हो जाता है या इसके आसार बनते हैं तो अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, जो हमारे लिए बिल्कुल गवारा नहीं होगी। इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे क्राइसिस का समाधान निकले, जो कि न सिर्फ भारत के हित में हो बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व के हित में हो। हाँ, इतना जरूर है कि इजरायल और ईरान के बीच में जो युद्ध है उसमें कई ऐसे देश हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इस युद्ध को उकसा रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है।